नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 11th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ जाता है तो आप यूँ मानिए कि जो आपका मैकेनिक्स का पोर्शन होता है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर जो कुछ भी इसके आगे के चैप्टर्स को बताए जाएंगे आपको, वो सारे चैप्टर्स आपको आसानी से आ जाएंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। और सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स क्या होता है। ठीक है, और फोर्स कर क्या सकता है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। तो देखिए, हम बोलते हैं कि फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच, मतलब फोर्स जो होता है वो एक एक्सटर्नल फॉर्म होता है किस चीज़ का, पुश और पुल का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फोर्स कर क्या सकता है, या अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसे अपन समझते हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस बॉडी को वो मोशन में लाने का प्रयास करता है या मोशन में ला सकता है। ठीक है, कौन, फोर्स। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए तो या तो वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी या फिर मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो अगर देखिए, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उस मूविंग बॉडी को या तो वो रोकेगा या तो रोकने का प्रयास करता है, कौन, फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो वो उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये पॉइंट तो हम देख चुके, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देखिए वो किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, कौन, फोर्स। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो उसके शेप को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो फोर्स इतना काम करता है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रीवियस चैप्टर की, तो प्रीवियस चैप्टर में अगर हम देखें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन, तो उसकी अगर बात करें तो उसमें हमने देखा था कि जो फोर्स होता है, हमने सिर्फ ये देखा था उसमें कि किसी बॉडी की पोजीशन कैसे चेंज की जाती है, किसी बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज की जाती है और कैसे चेंज होती है, और चेंज होती है तो किस तरीके का चेंजेस देखने को मिलता है, केवल हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, लेकिन हमने उस चैप्टर में उसके कॉज को नहीं जाना था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और वो अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उसका कॉज क्या है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन हाँ, देखिए इसकी बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कॉज को, कि जो मोशन है वो मोशन का कॉज क्या है। ठीक है, तो जो न्यूटन का एक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, इसी के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से किसी बॉडी के मोशन को चेंज किया जाता है और चेंज अगर होता है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। बोल रहा है कि द नेचर ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन मोशन वॉज डिस्क्राइब बाई हिम इन हिज फेमस थ्री लॉज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जो फोर्स का नेचर और इसके इफ़ेक्ट को जो हम इसके इफ़ेक्ट को जो हम देखते हैं वो हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और वो इसके तीन लॉज है, इसी तीन लॉज के बेस पे समझा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि फोर्स इन नेचर। तो देखिए, हम जैसे अगर फोर्स की बात करें तो हम फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखिए, हमें फोर्स देखने को मिलता है जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं, किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, किसी गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, किसी
डिफॉर्म अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी का जब शेप चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं फोर्स को। जब किसी बॉल को किक मारा जाता है तो वहाँ पर फोर्स लगाया जाता है या फोर्स को देखा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कहाँ कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, और फोर्स अप्लाई होता है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं देखे होंगे या फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, कि अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स की तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स तब लगता है जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हों। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हों तो वहीं पर हमें कॉन्टैक्ट फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो एक होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरे की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स ऑफ अ लिक्विड। तो देखिए अगर हम बात करें कि किस फ्रिक्शन फोर्स की, तो जैसे आप किसी कॉपी किताब या किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेबल पर रखते हैं और उसे खिसकाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उस टेबल और उस कॉपी या बुक के बीच में लगता है, ठीक है। देखिए और फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। विस्कस फोर्स की बात करें तो विस्कस फोर्स हमें लिक्विड वगैरह में देखने को मिलता है, और सरफेस टेंशन भी हमें लिक्विड में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और ये दो सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तभी ये दोनों फोर्सेस लगते हैं। दो लेयर्स की बात की जा रही है, ठीक है। थोड़ा आगे इन चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे, जब हम फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उस पोर्शन में हमें इन चीज़ों को देखना होगा। जैसे विस्कस फोर्स वहाँ देखेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं जिसका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तब लगता है जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, ठीक है। दूर दूर हों फिर भी उनके बीच जब फोर्स लगता है तो इस टाइप के फोर्स को बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो एक मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव चार्ज है, दोनों कुछ दूरी पर होते हैं फिर भी इनके बीच अगर फोर्स लगता है तो हम इनके बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो जैसे ये आपके पास एक चुंबक रखा गया है, मैग्नेट रखा गया है, और यहाँ पे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन सब के बीच में जब लगता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की बात करें तो ये भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हाँ आप ये है कि इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कब देखने को मिलता है और किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें आगे, तो देखिए हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो नेचर में फोर्स पाए जाते हैं यानी फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। मतलब नेचर में जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। तो देखिए इसी में ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो इन्हीं के अंदर आता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये भी होता है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट। न्यूक्लियर फोर्स आपने देख लिया। वीक फोर्स की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट या किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो ज़रा इस चीज़ को समझिए। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे जिसे बोला जाता है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो
तो अगर हम बात करें, एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन न्यूटन के किस लॉज के अंदर आता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए, और एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम से जाना जाता है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ज़रा इसे समझिए। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो कहाँ पे कब देखने को मिलता है, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग, ठीक है, तो वो या तो रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी मूव कर रही है किसी यूनिफॉर्म मोशन से, तो वो उसी कंडीशन में तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, और इसी को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया जाता है? इनर्शिया। तो देखिए, ध्यान रखने वाली यहाँ पे चीज़ है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो देखिए, इनर्शिया जो होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये होते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, किस में है? रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब कुछ न कुछ उसके साथ कोई ना कोई घटना घटती है जब हम उसके रेस्ट में या इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो देखिए फर्स्ट की बात करें तो आप देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात कर रहे हैं तो इन्हें, ये चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी जो इसका कॉज है। हम आपको कुछ कॉज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कुछ आप उस पीडीएफ में देख लीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल वाइल डस्टिंग अ क्लॉथ। बोल रहा है कि अगर किसी कपड़े में जिसमें डस्ट भरा हुआ है, धूल धक्कड़ है, अगर उस कपड़े के ऊपर डंडा मारा जाता है तो जो उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं वह नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए पहले तो वो उस कपड़े के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। जैसे ही हम उस कपड़े के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी डंडे से, तो जो उसकी रेस्ट की कंडीशन होती है ना, उसमें परिवर्तन होने लगता है। तो हम जब कपड़े को झटकारते हैं तो जो पार्टिकल रेस्ट में था वहीं रहना चाहता है, इसीलिए वो उससे अलग हो जाता है। मतलब उस कपड़े से वो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट देखिए, फॉलिंग डाउन बैकवर्ड व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट इमीडिएटली। बोल रहा है कि जब किसी बस या किसी गाड़ी को अचानक से स्टार्ट किया जाता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारे जो पैर होते हैं वो पैर और पूरा शरीर जो होता है हमारा वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट की जाती है वैसे ही क्या होता है कि हमारा पैर जो होता है वो आगे जाना शुरू कर देता है और हमारे ऊपर का जो हिस्सा होता है
वो रेस्ट की कंडीशन में होता है, इसीलिए हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, जो आपने रीज़न यहाँ पे देखा था सेकेंड वाले में, वही रीज़न आप थर्ड वाले में भी अप्लाई करेंगे कि अ बलून इन अ कार, अगर किसी कार के अंदर आपने बलून टांग रखा है तो वो बलून पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, उसका भी रीज़न यही है, जो रीज़न हम इसमें देखें वही रीज़न है। मेकिंग ऑफ अ टमाटो केचप बॉटल, ठीक है, ये भी आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। ये है क्वाइन केप्ट ऑन कार्डबोर्ड फॉलिंग इनटू द ग्लास। बोल रहा है कि जैसे किसी क्वाइन को किसी ग्लास और कार्डबोर्ड के ऊपर रख दें, जैसे ग्लास हमने ले लिया, उसके ऊपर आप कोई पन्ना लगा दीजिए, पेज, कोई पेज लगा दीजिए, कोई कार्डबोर्ड लगा दीजिए, उसके ऊपर आप कॉइन रखिए। जब अचानक से आप उस पेज को खींचेंगे तो वो कॉइन जो होगा उस ग्लास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेज है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उस पेज को हम मूव कराते हैं या मोशन में लाते हैं, लेकिन जो कॉइन है, कॉइन रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए उस ग्लास के अंदर गिर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखिए इसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन अ मूविंग बस और ट्रेन सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर सिटिंग इन इट लीन्स फॉरवर्ड। तो देखिए वो क्या होता है कि जैसे कोई बस या ट्रेन अचानक से स्टार्ट होती है, अचानक से उस बस या ट्रेन को रोका जाता है। कहने का मतलब है कि उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो आगे की तरफ हम झुक जाते हैं। जैसे ही ट्रेन या बस में ब्रेक अप्लाई किया जाता है हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेकंड की बात करें, अ पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बस। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कोई चलती हुई बस से जब हम उतरते हैं तो हम बस की ही डायरेक्शन में कुछ दूर तक मूव करते हुए जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, फोर्थ की बात करें, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड। बोल रहा है कि जैसे किसी बॉल को, किसी ट्रेन में हम बैठे हैं और किसी बॉल को हम उछालते हैं तो वो अगेन बॉल हमारे हाथ में आके गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रेन है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होती है उसी स्पीड से वो बॉल, जिस बॉल को हमने छोड़ा है वो भी आगे की तरफ चल रहा होता है। तो वो क्या होता है कि जितना दूर हमारा हाथ मूव करता है उतना ही दूर तक वो बॉल भी मूव करता है, इसी कारण वो बॉल अगेन हमारे हाथ में आके ही गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस इज टाइड विद रोप। बोल रहा है कि जैसे किसी बस के ऊपर जब हम लगेज को यानी सामान को रखते हैं तो उसे रस्सी से बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक वो बस मूव कर रहा होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो जो सामान है उसके ऊपर वो आगे की तरफ गिर जाएगा, तो ना गिरे इसीलिए उसे रस्सी से बांधा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। तो बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी जो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में तब तक मूव करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोलते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग ऑफ आइस क्यूब इन हिल स्टॉर्म। ठीक है, मतलब पहाड़ों पर क्या होता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो अगर तेज़ आंधी तूफान आता है तो जिस डायरेक्शन में तूफान आता है वो बर्फ़ भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है।
तो उस बर्फ के टुकड़े पर वो जो आंधी तूफान होता है वो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है। सेकेंड की अगर बात करें, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डोंट चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर किसी किसी हम बॉल की बात करें, किसी स्टोन की बात करें, अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है। थर्ड की बात करें तो देखिए, व्हेन अ नाइफ इज शार्प ऑन अ रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील द फायरी पार्टिकल्स मूव टेंजेंट टू द व्हील। तो बोल रहा है कि जैसे हम किसी चाकू पे धार लगाते हैं या लगवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो धार लगाने वाला होता है जैसे ही चाकू को ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर लगाता है, रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर लगाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उससे उससे आग के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, जिसको अपन लुत्ती बोलते हैं, चिंगारी बोलते हैं, तो चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी जो होती है वो टेंजेंशियली मूव करती है, ना ऊपर ना नीचे, वो किसी एक डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, इसे भी आपने देखा होगा। फोर्थ की बात करें तो मड थ्रू रोटेटिंग व्हील। तो जो अगर हम बात करें कि कोई कार वगैरह होता है, कोई गाड़ी अगर किसी कचड़े में फंस जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे ही हम एक्सीलेटर लेते हैं, तो एक्सीलेटर लेते ही जैसे पहिया हमारा रोटेट करता है गाड़ी का, तो जिस डायरेक्शन में पहिया रोटेट करता है उसी की डायरेक्शन में जो कीचड़ होता है ना, वो भी चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है, देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। नेक्स्ट की बात करें तो आवर प्रोटेक्शन थ्रू अम्ब्रेला। जैसे छतरी की बात करें तो बरसात वगैरह या हवा वगैरह चलता है तो हम छतरी एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखे होते हैं, लेकिन हवा जब चलती है ना तो हवा जो है उस छतरी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें टेंजेंशियली मोमेंट ऑफ अनटाइड स्टोन। तो हम इसकी बात कर रहे हैं जैसे कि किसी पत्थर को जब हम किसी रस्सी में बांध के घुमाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही रस्सी टूट जाती है तो वो सीधे नहीं चला जाता है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे ये है, ऐसे हम घुमाते हैं तो जैसे ये आपका स्टोन है तो ये आपका इधर, या आप देखते हैं कि इधर या इधर की तरफ नहीं गिरता है। अगर आप ऐसे नचा रहे हैं इसको तो ये देखेंगे कि जैसे ही रस्सी यहाँ से ब्रेक होगी ये ऐसे चला जाता है। आपने ध्यान दिया होगा तो ये आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू ही देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि एफ वेक्टर है ये, ठीक है, F is the net external force acting on the body and A vector its acceleration then by first law of motion। तो बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और ये तभी ज़ीरो होगा जब फोर्स भी ज़ीरो हो। मतलब किसी बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो भी एक्सेलरेट नहीं करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे, एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट रिमेन अनएक्सेलरेटेड, दैट इज इट आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो बोल रहा है कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे
तब तक वो एक्सेलरेट नहीं करेगी, यानी कि अनएक्सेलरेट रहेगी, ठीक है। और ये तब तक होगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, और उस टाइम अगर बॉडी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर, इस लेक्चर की या फर्स्ट वीडियो की, तो फर्स्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा है, और इसमें केवल और केवल थ्योरेटिकल पार्ट ही होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसी के आगे का पोर्शन, और इसमें हम बात करेंगे इसके बाद मोमेंटम के बारे में, ठीक है, कि मोमेंटम आखिर क्या होता है। फिर बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फिर हम देखेंगे इम्पल्स, फिर देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसके बाद धीरे धीरे हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम एनसीईआरटी के जो इसके एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी करेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बोर्ड के ऊपर होगा, क्योंकि वो वो न्यूमेरिकल पार्ट है। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, और कोशिश करेंगे कि जितने थ्योरेटिकल्स पार्ट हों हम उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, और जितने न्यूमेरिकल पार्ट हों उनको हम बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, और थैंक यू।